आगरा में आज सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। कई कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी शिरकत करेंगे, जिसमें तिरंगा यात्रा बाइक रैली को वो हरी झंडी दिखाएंगे और आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य की वो समीक्षा भी करेंगे, जिस पर उनकी लगातार नजर रहती है। इसके साथ आपको बताएं कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन में सीएम योगी शामिल होंगे। तो देखिए, ब्रज क्षेत्र की तमाम चीजों पर नजर रहती है और ऐसे में आगरा पहुंच करके इन सभी चीजों की जानकारी खुद लेंगे। कई तरीके के कार्यक्रम हैं जहां तिरंगा यात्रा, बाइक वाली तिरंगा यात्रा, इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य को लेकर के एक समीक्षा बैठक है। सीएम योगी की नजर लगातार बनी रहती है और आज उस बैठक में समझेंगे, जानेंगे कि काम कितना हो गया है, कितना बाकी है, आगरा वालों को कब ये मेट्रो समर्पित किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। इसके अलावा जो युवा वर्ग का प्रशिक्षण वर्ग है उसका समापन होने वाला है और इसमें खुद मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 3 अहम कार्यक्रम बताए जा रहे हैं आगरा की इस दौरे को लेकर के मुख्यमंत्री का, चाहे तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, उसे हरी झंडी दिखाना हो या आगरा में मेट्रो बनाने की कवायद कहां तक पहुंची है इस पर जानकारी लेनी हो, या फिर बात कर ले युवा मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग के समापन शिविर में शामिल होने की। ये चीजें रहेंगी खास आगरा में। तो देखिए, ब्रज क्षेत्र में किस तरीके से किलेबंदी करनी है, इन तमाम चीजों की रिपोर्ट आज लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज का ये दौरा बेहद अहम इस वजह से भी माना जा रहा है। खबर नोएडा से है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घुसे श्रीकांत त्यागी के समर्थक, ये जानकारी है, जहां ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है। सोसाइटी में जबरन घुसे हैं श्रीकांत त्यागी के समर्थक बताए जा रहे हैं। अब पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। यानी यह सोसाइटी अभी तक शांतिपूर्ण माहौल को नहीं पा पाई है, क्योंकि लगातार हलचल देखी जा रही है और अभी जानकारी मिल रही है कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के समर्थक दाखिल होते हैं और इनकी गुंडागर्दी सामने आती है। फिलहाल पुलिस भी इन्वॉल्व है और श्रीकांत त्यागी के इन समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, यह भी खबर आ रही है। वहीं हंगामे के बाद नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से फोन पर बात करते हुए कुछ देखा गया, सुना गया। इस दौरान वो काफी गुस्से में थे। वो क्या कह रहे थे, सुनिए। सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। आपने देखा और सुना, अगर नहीं सुना तो एक बार फिर से सुनिए कि आखिर सांसद साहब ने क्या कहा फोन पर बात करते हुए। एक बार फिर से सुनिए। सर, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी देखिए, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, हमारी सरकार है, ये बड़ी बात कह गए उन्होंने। तो देखिए, नोएडा का ये ओमेक्स सोसाइटी और यहाँ पर जिस तरीके की हंगामे की खबर, तो ये देर रात भी हुआ। आरोप यहाँ ये है कि श्रीकांत त्यागी के 15 गुर्गे जबरन सोसाइटी में दाखिल होते हैं, लोगों से धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट भी हुई है। हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगते हैं। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक पुलिस ने कुछ लोगों को भागने का मौका दिया। कौन है ये? आए कहां से? ये आए कैसे? रविवार रात ओमेक्स सोसाइटी में फिर हंगामा हुआ। आरोपों के मुताबिक महिला से बदसलूकी के आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक और गुर्गे जबरन ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में घुस आए, जिसके बाद वहां रहने वालों ने हंगामा शुरू कर दिया।
निवासियों का आरोप है कि श्रीकांत त्यागी के समर्थकों ने सोसाइटी में मारपीट भी की। हंगामा बढ़ता उससे पहले पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब रेजिडेंट्स ने इनको पकड़ लिया तो बोलने लगे कि नहीं, हम तो त्यागी समाज से हैं, हम तो बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर इतना डर का माहौल है कि ये लोग इतने सारे कैसे घुस आए, और हमें पता चला है कि 20 लोग अभी बाहर जीपों में बैठे हुए हैं। ये आके यहाँ 8-9 जने आए हैं, ये गेट के अंदर गलत वो करवा के आए हैं, और उसके बाद अंदर आके पूछ रहे हैं लिंकन भी 602 किधर है। हमें वहाँ पे जाके बदमाशी करने के लिए आए हैं। टोटल 9 लोग आए हैं गेट के अंदर एंट्री करके, उसमें से 6 लोग ये हैं, और उन्होंने एंट्री करा रखी है लिंकन A002, जबकि ये टावर जो है ये लिंकन A नहीं है, ये एलेक्जेंडर टावर है। आरोप है कि सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के 15 समर्थक घुसे थे, जिनमें से पुलिस ने 6 को भगा दिया। आप 2-3 मेरे साथ चलो, 2-3 लोग मेरे साथ चलो, बाकी लोग नीचे कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। देखिए, इसी बीच खबर ये भी है नोएडा से, जहां श्रीकांत त्यागी मामले में थाना प्रभारी सस्पेंड है। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है। परमहंस तिवारी को यह नई जिम्मेदारी दी गई है। नए थाना प्रभारी के तौर पर रविवार रात ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में हंगामा और श्रीकांत त्यागी के समर्थकों और गुर्गों का हंगामा, इसके बाद जिस तरीके का माहौल सामने आया, खबर यह है कि थाना फेज 2 के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। अब नए प्रभारी परमहंस तिवारी बनाए गए हैं। सुजीत उपाध्याय थाना फेज 2 प्रभारी, इनको सस्पेंड करने की खबर मिल रही है। अब ये जिम्मेदारी परमहंस तिवारी को मिल गई है। थाना फेज 2, जहां रविवार रात में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी, जी हां, यहां पर आम से खास लोगों को हमने देखा किस तरीके से हंगामा बढ़ते चला गया। लोगों के बीच पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगे। आम लोग जो सोसाइटी में मौजूद थे, उनका यह कहना था कि पुलिस ने यहां पर श्रीकांत त्यागी के समर्थकों को भागने का मौका दिया। तो काफी चीजें चल रही हैं नोएडा में इस वक्त देखा जाए, खासकर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के इर्द गिर्द हलचल जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शक्ति का, वो वहीं पर मौजूद, और हमें फिलहाल जो चीजें चल रही हैं उनसे समझने का मौका मिलेगा। देखिए, सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है, परमहंस तिवारी को यह जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गालीबाज नेता गिरफ्त से तो बाहर है। शक्ति, इस पर क्या कहना है विभाग का? देखिए कि इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से क्या होगा। अगर कार्रवाई होनी है तो उन पे करनी चाहिए जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इसे सरकारी अमला दिया करते थे, यानी कि पुलिस फोर्स दिया करते थे। जब भी कहीं जाया करता था तो इसे एस्कॉर्ट की सुविधा मिलती थी। तो जो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, जो लखनऊ में बैठे आका हैं और जो पूर्व नेता हैं, जिनकी सहप्रस्ती में ये आज यहाँ तक पहुँचा, श्रीकांत त्यागी, जिसके बाद ये बेलगाम हो चुका था और सड़क पर चलते फिरते लोगों के साथ मारपीट किया करता था। वहीं उसी के तहत इसने एक महिला को भी नहीं बख्शा। वहीं इस जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो आज जो इसने एंक्रोचमेंट किया हुआ उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, ऐसा मानना है। दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं कि कुछ सरकारी मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बुलडोजर, यानी कि जिससे कि उसने इंक्रोचमेंट किया हुआ उसे तोड़ा जाएगा, यानी कि एक संदेश दिया जाएगा, मैसेज दिया जाएगा। तो हम उसी की तरफ चल रहे हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, क्या जानकारी मिल रही है शक्ति, क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिन्हें मार्क किया गया है आज? देखिए, अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो अभी चिन्हित, यानी कि काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टी हैं वो चिन्हित की जाएगी। हालांकि श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए 12 टीमें इस पूरे मामले में बना दी गई हैं। पहले ये 4 थी, यानी कि बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच गई। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सरकारी अमला, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर लिखा हुआ है। और ये जेसीबी मशीन, यानी कि बुलडोजर, जो इसके ड्राइवर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इनका मकसद क्या है यहाँ पर खड़ा होने का। क्या ये श्रीकांत त्यागी ने जो इंक्रोचमेंट किया हुआ उसे तोड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर भेजे गए हैं? बात करते हैं हम, शायद ये नोएडा अथॉरिटी से भेजे गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? नोएडा अथॉरिटी से आया। अथॉरिटी से क्या बोला गया है? यहाँ पर कुछ गिराना है, कुछ तोड़ना है? हमें बोला पंचशील जो कॉलेज है उसके सामने पहुंच यानी कि ग्रैंड ओमेक्स पे पहुंचना। जी जी जी।
देखिए बिल्कुल एक्सक्लूसिव हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रैंड ओमेक्स पे ये दो बुलडोजर यानी कि दो बुलडोजर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। और ग्रैंड ओमेक्स यानी कि ग्रैंड ओमेक्स वही सोसाइटी है जिसमें श्रीकांत त्यागी रहता है, जिसने पीछे की तरफ दरवाजा खोला हुआ है, अपना जो चबूतरा है वो आगे तक बढ़ाया गया है, उस पर आज कार्यवाही होगी। दो बुलडोजर यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से पहुँच गए हैं। ये एक्सक्लूसिव हम जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, यानी कि आज श्रीकांत त्यागी ने जो अपने फ्लैट के आगे इंक्रोचमेंट किया हुआ है, जहां पर ये पूरा झगड़ा, जहां पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, पेड़ लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जबकि जो महिला थी, जिन महिला के साथ ये बदतमीजी हुई, उन महिला के साथ इन्होंने जब बदतमीजी करी तो पेड़ लगाने के लेके उन महिला का साफ तौर पे ये कहना था कि आप यहाँ पर पेड़ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर आप जगह घेर रहे हैं। तो उसी के बाद श्रीकांत त्यागी को इतना गुस्सा आ गया कि श्रीकांत त्यागी ने उस महिला के साथ गाली गलौज की, बदतमीजी करी, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि महिला के साथ बदतमीजी करना श्रीकांत त्यागी को भारी पड़ गया और श्रीकांत त्यागी भागा फिर रहा है। हालांकि 48 घंटे का जो समय दिया गया था वो 48 घंटे का समय अब धीरे धीरे निकलता जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि श्रीकांत त्यागी पुलिस के हाथ कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये बड़ा सवाल उन पर भी है कि जो इसे सांठगांठ इतनी अच्छी है कि वो आराम से निकल जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए टीमों को 4 से 12 कर दिया जा रहा है। चबूतरे को तोड़ने के लिए 2 जेसीबी भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके क्या पुलिस ये मान करके चल रही है कि इतना सब कुछ काफी है, या फिर ये सारी चीजें दिखाने के हैं और भीतर से पकड़ने के लिए वाकई कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? कौन कौन सी टीमें हैं जिनका सहारा लिया जा रहा है? सर्विलांस पर उसका फोन, उसके गैजेट, क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन के तौर पर क्या है? जी नोएडा अगर बात की जाए नोएडा की, तो नोएडा की क्राइम ब्रांच, नोएडा की एसओजी यानी कि थानों में जितनी भी जो पुलिस बनाई जाती है 12 टीमें काफ़ी होती हैं एक शख्स को पकड़ने के लिए। शुरुआत में 3 टीमें बनाई गई थी, फिर 4 टीमें बनाई गई और अब हालात ये हो गए हैं कि 12 टीमें बनाई गई। हालांकि शुरुआत में ये बताया गया कि उसकी लोकेशन ऋषिकेश में मिली, हरिद्वार के एक सीसीटीवी में वो कैद भी हुआ, लेकिन सूत्रों की माने तो सूत्र ये भी बताते हैं कि वो जैसे ही अपडेट आती है, जैसे ही पुलिस के हाथ कोई भी सुराग लगता है, हम जानकारी दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे। इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए हुए हैं शक्ति, हमारे सहयोगी, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर की, जहां आज कोर्ट में पक्ष रखेंगे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। खुद पर जो आरोप लगे हैं उस पर राकेश सचान ने सफाई दी है और कह रहे हैं कि कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं मेरे बारे में। शनिवार को मंत्री पर ACMM3 कोर्ट से फरार होने का भी आरोप लगा और 31 साल पुराने मामले में ACMM3 कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रखा था। और आज का दिन बड़ा है मंत्री के लिए, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के लिए। हालांकि इन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। ये कहा है कि कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं। अब चलिए इस मामले पर क्या अपडेट आ रही है, किस तरीके की हलचल है, हमारे सहयोगी रतीश से समझने की कोशिश कर रहे हैं। रतीश, सफाई तो दी है कि कुछ लोग गलत खबरें फैला रहे हैं। कौन है वो लोग जो इतना बड़ा षड्यंत्र सत्ता में बैठे मंत्री के ऊपर लगा रहे हैं? देखिए, सियासी लोग हैं और सियासी लोगों पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, ऐसा राकेश सचान का कहना है। राकेश सचान शनिवार को कोर्ट पहुंचे थे, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उनको कोई उन पर दोष सिद्धि हुई किसी मामले में, इस बात से वो इत्तेफाक रख रहे हैं। लेकिन जो तहरीर दी गई है ACMM3 कोर्ट की पेशकार की तरफ से, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है तहरीर पढ़ने पर कि जैसे ही उनको दोष सिद्धि के बारे में पता चला, राकेश सचान जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के MSME मंत्री हैं, वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वकील के द्वारा अभद्रता की गई कोर्ट रूम के अंदर और ये सब तहरीर के अंदर मौजूद है। हालांकि FIR नहीं की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, संभल के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी जो बातें हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उनको पहले जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी और दोष सिद्धि होती दिखेगी, आरोप की पुष्टि होगी, तब FIR की जाएगी। अच्छा रतीश, अगर कोई आम व्यक्ति होता, तहरीर मिलती तो उसके खिलाफ FIR हो चुकी होती। जी,
मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई आम आदमी होता और उसके खिलाफ इस तरीके की तहरीर दी गई होती और कोर्ट रूम के अंदर बवाल करना, कोर्ट रूम में पत्रावली लेकर के भाग जाना, अगर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे होते तो अब तक तो वो जेल की सलाखों के पीछे चला गया होता। लेकिन राकेश सचान बैठकर मीडिया में अपनी पुलिस इस पर अपना कंधा ठोक रही होती और लगातार हम कह रहे होते कि देखिए पुलिस या एक्शन है, कानून को पालन कराने के लिए कितनी डटी हुई है, लेकिन फिलहाल कहाँ पीछे हटी हुई है ये भी देखना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर आप बारीक नजर बना करके रखिएगा। रतीश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कानपुर से, शुक्रिया रतीश। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वाराणसी से आई खबर की, जहां भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर है और आज दूसरा दिन है। आज क्या होना है? कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार बीजेपी की कवायद चल रही है कि हर एक मोर्चे पर चीजों को दुरुस्त किया जाए। आज वाराणसी का जिक्र करें तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर है और लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग बड़े पैमाने से लगाए निचले स्तर तक ये ट्रेनिंग पहुंचे, उसका असर 2024 में दिखाई दे, इसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। देखिए, प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है जहां पर कैबिनेट मंत्री काशी में रहेंगे स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नीतीश का, उनसे जानकारी लेते हैं। नीतीश, देखिए ट्रेनिंग का जो हर हिस्सा है वो मुझे लगता है कि पन्ना प्रमुख तक पहुंचाने की मंशा रखती है बीजेपी। 2024 का प्लान है, ऐसे में क्या चीजें पहले दिन से निकल करके आई और आज के लिए क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो होटल है जो यहाँ के कैंटोनमेंट में स्थित है और यहीं पर प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित है, आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, आज दूसरा दिन है। और प्रथम दिन जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग से संबंधी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जाए। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या काम किए हैं इसको जन जन तक, खासतौर पे पिछड़ा वर्ग तक पहुंचाया जाए और पिछड़ा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों से जुड़े, इसके लिए कवायद की जाए। तो कल का ये मंत्र रहा, लेकिन अब ये देखना होगा कि आज का मंत्र क्या होता है। अब बात करें कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और खासतौर पे जो इस तरफ का पूरब का जो क्षेत्र है उसमें पिछड़ा वर्ग के वोटों की अहमियत, पिछड़ा वर्ग के वोटों की अहमियत, जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनीतिक दलों की पिछड़ा वर्ग के वोटों पर अपनी निगाहें होती हैं। ऐसी स्थिति में अभी 2024 के चुनाव पे थोड़ा वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरी तरह से चार्ज कर लेना चाहती है। तभी काशी को चुना, विशेष तस्वीरें भी दिखाते रहिए, काशी को चुना है और काशी चूंकि यहाँ के विकास का संदेश, पिछड़ा वर्ग से संबंधी जो लोग हैं उन्होंने कितना विकास किया, योजनाओं को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं लोग, इन सारे विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो रही है और आज भी कुछ खास मुद्दों पर चर्चा होनी है। जैसे आने वाले दिनों में पार्टी होने का आरोप लगाते हैं पिछड़ा वर्ग के लोग, जब आप गांव में जाइए पूर्वांचल में तो अगड़ों की पार्टी समझी जाती है। ऐसे में चुनौती ज्यादा है, देखते हैं इससे निपटने का कौन सा गुरु मंत्र आज दिया जाता है। आप नजर बना करके रखिएगा। नीतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आपको बताएं, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने जमीन की अवैध खरीद फरोख्त करने वालों के नाम को उजागर किया है। 40 लोगों की ये लिस्ट है और इसमें मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा, अयोध्या के भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम शामिल है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि 40 अवैध कॉलोनीज भूमाफियाओं के नाम पर गिराई जा चुकी हैं। इन्हें चिन्हित कर लिया गया, मार्क कर लिया गया और इस पर बहुत जल्द कार्रवाई भी होगी। तो अयोध्या विकास प्राधिकरण के 40 लोगों की लिस्ट में चौंकाने वाले 2 नाम भी शामिल हैं, जहां मिल्कीपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा, अयोध्या के भाजपा मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम शामिल है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, ये बताइए, ये 40 लोगों के नाम की लिस्ट सामने आती है, ये तो ठीक है, लेकिन 2 नामों पर आके निगाहें टिक जाती हैं, उसे लेकर के क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इसने लता 2 नाम खास हैं। एक तो मेयर का है ऋषिकेश उपाध्याय, और ये नाम पहले भी चर्चा में आया है। जब श्री राम मंदिर बनाने के लिए जमीन खरीदी जा रही थी तो लाखों की जमीनें करोड़ों रुपए में खरीदी गई, यानी जो जिस जमीन की कीमत कम थी उसके 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना दाम देकर वो खरीदी गई। इस बात को लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था, राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ी थीं और लगातार वार पलटवार हुआ था। दोबारा फिर वही जमीन का घोटाला हुआ। इस बार जो डूब क्षेत्र है, यानी सरयू नदी के किनारे जो जगह
जमीन पड़ी होती है और जब बाढ़ आती है या नदी उफान पर होती है तो पानी भर जाता है, लेकिन जब पानी कम होता है तो जगह खाली हो जाती है। उसी जगह पर कब्जा करके अवैध कॉलोनियां बना दी गई हैं और नजूल की ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध कॉलोनियां बनाई गई। ऋषिकेश उपाध्याय पर नाम संकट है इस समय, और इसके अलावा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, ये दो नाम चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार जब भी यहाँ पर मुख्यमंत्री आए पिछले कार्यकाल में या इस कार्यकाल में जितनी वाला बार भी आए वाकया तो होगा, वेद प्रकाश क्योंकि गुप्ता हमेशा लगातार उनके अयोध्या जो दाएं-बाएं है वो एकदम मैप पे रहता है और ऐसे में यहाँ से अगर गड़बड़ी या खामी की खबर आती है तो इस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा। शुक्रिया विवेक, आप नजर बना करके रखिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।